विक्रम के सिंधी रेस्तरां के भव्य उद्घाटन पर चारों ओर हलचल मची है। सभी मेहमान इंतजार कर रहे हैं। मुख्य व्यंजन सिंधी कड़ी का। अचानक रसोई घर से चिल्लाने की आवाज आती है। अरे क्या मतलब है मुख्य शेफ नहीं आएंगे? तुम्हें पता है कितने बड़े बड़े लोग आए हैं। विक्रम जी, मुझे एक मौका दीजिए, मैं सिंधी कड़ी बना सकती हूँ। अरे तुम एक मामूली हेल्पर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना बड़ा दावा करने की? हर मुश्किल का हल है मेरी रसोई में, बस एक मौका दीजिए। 3 महीने पहले दिव्या एक छोटे से गांव से शहर आई। माँ, आप चिंता मत करिए, आपकी तबीयत ठीक होने तक आपके बदले मैं काम कर लूंगी। आपने मुझे इतनी अच्छी रसोई सिखाई है, मैं किसी भी काम को संभाल लूंगी। बेटा, ये शहर बहुत कठिन है। तू गांव की लड़की है, यहाँ लोग तुझे नीचा दिखाएंगे। मुझे तो डर लगता है। माया, तुमने कभी हमारी बेटी को कमजोर नहीं होने दिया। दिव्या अपना रास्ता खुद बना लेगी। पापा ठीक कहते हैं माँ, आप बस आराम कीजिए और जल्दी ठीक हो जाइए। मैंने हमेशा आपके हाथ की बनी सिंधी कड़ी की तारीफ सुनी है। एक दिन मैं भी वैसी कड़ी बनाऊंगी जिसकी सब तारीफ करेंगे। अगले दिन दिव्या विक्रम के नए खुलने वाले रेस्तरां में अपनी माँ के बदले काम करने पहुँचती है। तो तुम हो माया की बेटी। याद रखो, मेरे रेस्टोरेंट में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होती। बिजनेस में भावनाओं की कोई जगह नहीं। इनको दिखाना होगा कि भावनाएं और प्रोफेशन दोनों को साथ लेकर चल सकते हैं। भैया आप शांत हो जाइए, वो भी नई है, उसे काम समझने का मौका तो दीजिए। निखिल, तुम हमेशा नरम पड़ जाते हो, इसलिए तुम्हें बिजनेस नहीं सौंपा जा सकता। दिव्या रेस्तरां में दिन रात मेहनत करने लगी। वो सबसे पहले आती और सबसे बाद में जाती। माँ, आज फिर विक्रम जी ने मुझे डांटा, पर मैंने मन में ठान लिया है कि उन्हें दिखा दूंगी कि मैं कितनी काबिल हूँ। बेटा, अगर बहुत तकलीफ हो तो छोड़ दे। तेरी माँ पहले भी कई तूफान झेल चुकी है, ये बीमारी भी चली जाएगी। नहीं माँ, मैं हार नहीं मानूंगी। आपके इलाज के लिए पैसे चाहिए और मुझे वहाँ कुछ सीखने को भी मिल रहा है। एक दिन रेस्तरां की रसोई में एक छोटी सी आग लग जाती है। अरे ये क्या हो रहा है मेरे रेस्टोरेंट में? कौन है इसके पीछे? अरे शांत हो जाओ विक्रम, शांत। अरे इतनी सी छोटी सी बात पे इतना ज्यादा गुस्सा। अरे तुम्हारे दादाजी ने अपना पहला रेस्टोरेंट खोला था ना, तब उन्होंने भी बड़ी मुश्किल झेली थी। दादी सही कह रही है भैया, देखिए जरा दिव्या को, उसने आग कितनी जल्दी बुझा दी और हमें इतने बड़े नुकसान से बचा लिया। मैं माफी चाहती हूँ विक्रम जी, मैं तो बस तेल गरम कर रही थी। और बस एक और गलती और तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, समझी? उसी रात जब दिव्या घर पहुंची, उसे पता चला कि उसकी माँ की हालत बिगड़ गई है। पापा, हमें माँ को अच्छे अस्पताल में लेकर जाना होगा। मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगी। बेटा, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? आप चिंता मत करिए पापा, मैं कुछ भी करूंगी, लेकिन मैं पैसों का इंतजाम जरूर करूंगी। रेस्तरां का उद्घाटन एक हफ्ते बाद होना था। विक्रम ने एक मशहूर शेफ को बुलाया था सिंधी कड़ी बनाने के लिए। अरे विक्रम, तुम्हारे दादाजी का सपना था। हाँ दादी, इसलिए मैंने उद्घाटन के लिए शेफ रमन को बुलाया है। लेकिन भैया, क्या आपने दिव्या की बनाई हुई कड़ी कभी चखी है? वैसे भी वो माया जी की बेटी है, उनकी माँ के हाथों में स्वाद था, तो क्या पता उनकी बेटी भी अच्छा बनाती हो। अरे वो तो बस एक किचन हेल्पर है, बिजनेस में भावनाओं की कोई जगह नहीं। उधर दिव्या अपनी माँ को अस्पताल में भर्ती करवाती है। आपकी माँ को विशेष प्रकार की दवाइयों की जरूरत है, जो काफी महंगी है। मैं किसी भी कीमत पर माँ का इलाज करवाऊंगी, चाहे मुझे दिन रात मेहनत करना पड़े। अगले दिन दिव्या रेस्तरां में अतिरिक्त घंटे काम करने का प्रस्ताव रखती है। विक्रम जी, मैं सुबह जल्दी आ सकती हूँ और देर तक रुक सकती हूँ। मुझे ज्यादा पैसों की जरूरत है। ठीक है, लेकिन याद रखो, एक गलती और तुम यहाँ से बाहर। उद्घाटन से एक दिन पहले शेफ रमन का फोन आता है। भैया, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। हमारा शेफ रमन, उसके एक कार से एक्सीडेंट हो गया और वो नहीं आ पाएगा। क्या? ये कैसे हो सकता है? सारे बड़े बड़े लोगों को निमंत्रण दिया है मैंने, अब क्या होगा? अरे शांत हो जाओ विक्रम, हर समस्या का समाधान मिलेगा। विक्रम जी, अगर आप इजाजत दे तो मैं सिंधी कड़ी बना सकती हूँ। क्या बकवास है ये? मेरी माँ सिंधी है और उन्होंने मुझे अपने हाथों सिंधी कड़ी बनाना सिखाया है। हर मुश्किल का हल है मेरी रसोई में।
भैया एक बार कोशिश करने दीजिए, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। हाँ विक्रम, विश्वास है वो ये सब कर लेगी। ठीक है, लेकिन याद रखो कल तुम्हारी कड़ी से कोई नाराज हुआ तो सीधे बाहर का रास्ता देख लेना। दिव्या सुबह से ही रसोई घर में व्यस्त है। सिंधी कड़ी के लिए सभी की तैयारियां चल रही हैं। अरे कैसी चल रही है तैयारी? बन गई सिंधी कड़ी? हाँ विक्रम जी, बस अंतिम छोक बाकी है। आप चिंता ना करें, सब अच्छा होगा। सिंधी कड़ी परोसी जाती है और सभी मेहमान इसकी तारीफ करते हैं। वाह क्या स्वाद है, ये तो अब तक की सबसे बेहतरीन सिंधी कड़ी है जो मैंने चखी है। बिल्कुल माँ के हाथ का स्वाद आया है बेटा। सच में? लेकिन कैसे? मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि खाना सिर्फ मसालों से नहीं, दिल से बनता है। अचानक दिव्या को अस्पताल से फोन आता है। क्या हुआ डॉक्टर साहब? मेरी माँ ठीक तो है ना? क्या हुआ दिव्या? माँ की हालत बिगड़ गई, मुझे अभी जाना होगा। लेकिन अभी तो मेहमान। मुझे माफ कर दीजिए विक्रम जी, लेकिन मुझे जाना होगा। मेरी माँ की तबीयत खराब है। दिव्या रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। निखिल? हाँ भैया, मैं भी जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है भावनाएं जरूरी होती है, चाहे वो बिजनेस में हो या किसी और काम में। आपकी माँ खतरे से बाहर है और हाँ, अब उन्हें महंगी दवाइयों की कोई जरूरत नहीं है। आप चिंता मत कीजिए डॉक्टर, सारा खर्चा हम उठाएंगे। आप? लेकिन क्यों? तभी विक्रम भी वहीं पर पहुंच जाते हैं। क्योंकि तुमने आज मुझे एक बड़ा सबक सिखाया है दिव्या। तुम्हारी कड़ी ने सभी मेहमानों का दिल जीत लिया और मैंने देखा कि तुमने अपनी माँ को चुना। मैं माफी चाहती हूँ विक्रम जी, मैंने आपका साथ छोड़ दिया। नहीं दिव्या, मुझे माफी मांगनी चाहिए। मैं भूल गया था कि हमारा रेस्टोरेंट हमारी संस्कृति और परिवार की भावनाओं पर आधारित है। देखो देखो, मेरा नालायक पोता आखिरकार समझदार हो ही गया। दिव्या, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे रेस्टोरेंट की मुख्य शेफ बनो। तुम्हारी कड़ी ने सभी को मंत्र मुक्त कर दिया है। 1 महीने बाद दिव्या की माँ पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है और रेस्तरां का दौरा करती है। मेरी बेटी, तूने तो कमाल कर दिया। मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। माँ, आपकी वजह से ही ये सब संभव हुआ है। आपने ही मुझे सिंधी कड़ी बनाना सिखाया। मैंने हमेशा से कहा था हमारी दिव्या खास है। दिव्या, तुम सिर्फ एक शेफ नहीं हो, तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। और अब मुझे समझ आया कि बिजनेस में भावनाओं का होना कितना जरूरी है। देखा माँ, मैं हमेशा कहती थी ना, हर मुश्किल का हल है मेरी रसोई में। इस प्रकार दिव्या ने अपनी मेहनत, प्रतिभा और संघर्ष से न सिर्फ अपना बल्कि अपने परिवार का भविष्य संभाला, बल्कि विक्रम जैसे कठोर व्यापारी के दिल में भी परिवर्तन ला दिया। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि प्रतिभा और दृढ़ निश्चय के सामने कोई भी मुश्किल नहीं टिक पाती। किशोर अपने घर के एक छोटे से शीशे में खुद को देखते हुए अपनी पत्नी विमला से बोलता है। बिमला, ओ बिमला, कहाँ हो जी? इस शीशे को जरा साफ तो कर दिया करो, धुंधला हो गया है, ठीक से दिखाई भी नहीं देता। ज्यादा ना हमारी सफाई पर सवाल मत उठाओ, तुम्हारे चश्मे में ही खराबी है। इतना पुराना चश्मा है, धुंधला नहीं दिखेगा तो क्या दिखेगा। हाँ, बात तो तुमने सही कही है, लेकिन इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि मैं नया चश्मा ले सकूं। और इससे ना अभी ना बहुत साफ दिखता है। कम से कम 5-6 साल तो और चल ही जाएगा। उम्र भर चला लेना। अब शीशा निहार लिया हो तो आ जाओ, खाना खा लो, फिर फैक्ट्री भी जाना है। विमला के कहने पर किशोर खाना खाने बैठ जाता है और कुछ देर में खाना खाकर अपनी फैक्ट्री के लिए निकलता है। किशोर एक गरीब आदमी था। वो अपने ही गांव की एक कपड़ा फैक्ट्री में कपड़ों में नग लगाने और कढ़ाई बुनाई का कारीगर था। रोज की तरह ही आज भी किशोर काम पर आता, लेकिन अचानक ही एक साड़ी में नग लगाने का काम करते हुए उसका चश्मा उसकी आंखों से निकलकर उसके आगे गिर जाता है। अपने चश्मे को अपने हाथों से उठाकर देखने पर उसको पता चलता है कि उसके चश्मे की एक डंडी टूट गई है, जिस पर वो अपने साथ काम करने वाली एक लड़की मधु से बोलता है। मधु बेटी, जरा देखना, मेरे चश्मे की डंडी टूट गई है क्या? हाँ काका, ये तो एक साइड से निकल गई। अब आपको बिना चश्मे के दिखाई भी तो नहीं देता है ना। हाँ बेटिया, अच्छा तुम एक काम करो, कोई रस्सी लेके चश्मे का दूसरा छोर बांध दोगी, मैं किसी तरह ना कान पर अटका लूंगा। ठीक है काका, लेकिन आप नया चश्मा बनवा लो, क्योंकि इससे कितने दिन काम चल पाएगा। इतना कहकर मधु एक धागा चश्मे पर बांध देती है, जिसके बाद किशोर उस चश्मे को कान पर एक तरह अटकाकर
पूरा दिन काम करता है और शाम होने पर घर जाकर अपनी पत्नी से बोलता है। विमला, अरे सुनती हो, कहाँ हो? क्या हुआ जी? क्यों आते ही शोर मचाने लग गए? बताइए क्या हुआ? मेरे चश्मे की एक साइड की डंडी टूट गई है। काम पर तो मैंने जैसे तैसे मधु बिटिया से बोलकर धागा बंधवा कर काम चला लिया, लेकिन अब जरा इस पर ना इलास्टिक बांधो दोनों साइड से, ताकि निकल ना जाए और गिरे भी ना। पहली बात तो घर में इलास्टिक नहीं है, और इतना झमेला करने से अच्छा नया चश्मा ले लो या इस चश्मे की डंडी लगवा लो। ना 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 ना, मुझ गरीब के पास ना चश्मा लेने के लिए पैसे वैसे नहीं है। ऐसा करता हूँ ना, कल इसकी डंडी पूछ कर आता हूँ कितने की लगेगी, लेकिन तुम भी ना कल इलास्टिक लाकर घर में रख लेना। ज्यादा महंगी हुई ना डंडी तो मैं नहीं लाने वाला। अगले दिन सुबह उठकर किशोर काम के लिए निकलता है, लेकिन फैक्ट्री पहुंचकर उसके मालिक गोविंद से उसकी टक्कर हो जाती है, जिसमें किशोर का चश्मा निकलकर नीचे गिर जाता है और उसका एक साइड का शीशा टूट जाता है। लेकिन गोविंद ये सब बिना देखे फोन पर बात करते हुए बोलता है। अरे काका, देख कर चला करो यार। अरे नहीं नहीं भाई, तुमको नहीं बोला। अच्छा, कल पेमेंट आ जाएगी ना? इतना बोलकर गोविंद वहाँ से चला जाता है। तो वहीं किशोर कमजोर आंखों से अपना टूटा चश्मा ढूंढने की कोशिश करता है। तभी वहाँ मधु आती है और किशोर को ऐसे जमीन पर अपना चश्मा ढूंढते देखकर जल्दी से उसका चश्मा उठाती है और किशोर के हाथ में देते हुए बोलती है। काका, आपका ये चश्मा तो टूट गया है, लेकिन कैसे टूटा ये? बेटा, मालिक से टक्कर हो गई थी। अच्छा, लेकिन अब क्या होगा? इसका शीशा तो एक साइड से निकल चुका है, ये तो जुड़ेगा भी नहीं। काका, एक काम करो, नया चश्मा ले ही लो। पैसे नहीं है तो मैं दे देती हूँ। अरे नहीं नहीं बिटिया, इतनी कमाई नहीं है तेरे काका के पास, और तेरे से लेकर ना तो कभी नहीं लगवाऊंगा मैं। एक काम करता हूँ, इसे ही जुड़वाने की कोशिश करता हूँ। अभी के लिए तो तू मुझे यही दे दे, इसमें एक साइड का तो शीशा लगा है ना, उसी साइड से काम चला लूंगा। मधु किशोर की बात मानकर उसको उसका चश्मा पहना देती है, लेकिन अब किशोर के चश्मे की डंडी के साथ साथ उसका एक साइड से शीशा भी निकल चुका था, जिस कारण बेचारे गरीब किशोर को काम करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। फिर भी किसी तरह से वो उस दिन काम करता है और शाम को काम से घर जाते हुए एक चश्मे की दुकान पे जाकर वहाँ मौजूद लड़की से बोलता है। बेटी, तुम जरा मेरा चश्मा देखकर बता सकती हो कि इसे रिपेयर करवाने में कितना खर्चा आएगा? अंकल जी, ये चश्मा तो बहुत पुराने स्टाइल का है, ऐसा चश्मा तो अब कोई नहीं बनाता। आप ऐसा करिए ना, अपनी आंखों का चेकअप करवाकर नया चश्मा बनवा लीजिए। बेटी, नया चश्मा कितने में बनेगा? अंकल जी देखिए, आंखों का चेकअप करवाने के बाद चश्मे का खर्चा जोड़ू तो सबसे सस्ता चश्मा बनवाने में कम से कम 3000 रूपए का खर्चा आएगा। क्या 3000? 5000 की तनख्वाह में 3000 का चश्मा ले लूंगा मैं? इतना महंगा कैसे ले सकता हूँ मैं? ठीक है बेटा, मैं तुमको ना बाद में बताता हूँ। किशोर वहाँ से मुंह लटकाए घर चला जाता है, जहाँ विमला अपने पति के आने पर उसके चेहरे पर एक साइड से टूटा चश्मा देखकर वो बोलती है। ये क्या? ये तो और भी ज्यादा टूट गया। अरे आपने काम कैसे किया आज? बिना चश्मे के आप देख ही नहीं पाते हैं। पहले ही कहा था कि नया चश्मा बनवा लो। नया चश्मा ना पूछ के आए हैं, 3000 का बन रहा है। बताओ, इतने पैसे मुझ गरीब के पास कहाँ से आएंगे? आज सूरज होता तो अपने बाबा को यूं गरीबी में जिंदगी नहीं गुजारने देता, लेकिन क्या करें, भगवान ने हम गरीबों से हमारे इकलौता सहारा भी कुछ सालों पहले एक्सीडेंट में छीन लिया। लेकिन आप चिंता मत करो, मेरे पास एक अंगूठी है अपनी शादी की, उसको बेचकर आप चश्मा बनवा लो। नहीं 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 नहीं, वो तुम्हारी माँ की अंगूठी है। अगर मैं उसको बेचूंगा ना तो मुझे पाप लगेगा, पाप। इसलिए ना मैं उसको नहीं बेचूंगा, कुछ दिन ऐसे ही काम चला लेता हूँ। अगर आगे जाके पैसे मिलेंगे ना, उसमें थोड़े से बचा के सस्ता वाला चश्मा ले लूंगा। बनवाने में तो बहुत पैसे लग रहे हैं ना। किशोर का चश्मा टूट गया था और बिना चश्मे के वो एक अंधे इंसान के भांति था, लेकिन पैसों की कमी के कारण वो अपना चश्मा नहीं जुड़वा पा रहा था। और अब ऐसे ही अगले दिन टूटे चश्मे के साथ काम पर पहुंचते हुए रास्ते में एक मोटरसाइकिल से किशोर टकरा जाता है और उसके हाथ पैर पर खरोच आ जाती है। बावजूद इसके वो किसी तरह काम पर पहुंचता है, जहां उसकी ये हालत देखकर मधु बोलती है। अरे काका, ये सब क्या है? हाथ पैर में ऐसे चोट कैसे लगी? बेटी क्या बताऊं, चश्मा टूटने के कारण कुछ दिखता ही नहीं है ढंग से, इसलिए गाड़ी से टकरा गया था। ज्यादा नहीं लगी है, तुम चिंता मत करो। काका बस, अब कितना दुख सहोगे?
अरे आपको मालिक से बोलना चाहिए कि आपकी तनख्वाह बढ़ाए। अरे आज के जमाने में कौन 5,000 में काम करता है? आपके जैसा कारीगर इससे ज्यादा तनख्वाह के लायक है। मधु आगे कुछ बोलती, इससे पहले वहाँ फैक्ट्री का मालिक गोविंद वहाँ गुस्से में आता है और किशोर से बोलता है, अरे काका, आपसे काम नहीं होता तो काम छोड़ दो ना। अरे मेरे काम की धज्जियां उड़ाने में क्यों लगे हो? आपको पता है कल वाले पीस में सारे नग हट गए। अरे भैया, अभी तो दुकान में ही नहीं पहुंचे थे। अगर ग्राहक उसको खरीद कर ले जाता तो मेरी इज्जत का क्या होता? आपका काम में ध्यान नहीं है क्या? बस मालिक, अरे उनसे गलती हुई है काम में, लेकिन ये इतने सालों से पहली बार है, और वो भी इसलिए क्योंकि उस दिन आपसे टकराने पर इनका चश्मा टूटकर गिर गया था और आप इनको इतनी तनख्वाह नहीं देते हैं कि ये अपना चश्मा जुड़वा पाए या नया ले पाए। अरे एक गरीब जो बस अपना घर चलाने के लिए आपके यहाँ इतने कम पैसे में काम करता है इतने समय से, उसकी उम्र का लिहाज नहीं सही, कम से कम उनके काम का तो लिहाज कर लेते। मधु बेटी चुप हो जाओ। मालिक ये तो बच्ची है, हाँ थोड़ी पागल सी है, नादान सी है। आप ना मुझे कल की तनख्वाह मत देना, मैं दोबारा सारी पीस बनवा दूंगा। और ना आप ना इस पर गुस्सा मत करना, बच्ची है बेचारी। अपने पिता की उम्र के इंसान को ऐसे देख कर ना इसको थोड़ा गुस्सा आ गया। काका बस करो। अरे आपकी कारीगरी की लोग तारीफ करते हैं, फिर भी आप दब के काम करते हैं। इतना अच्छा काम करने के बावजूद आपको अपना चश्मा बनवाने के लिए 1000 बार सोचना पड़ता है। बस बहुत बोल ली तुम। जाओ, जाकर चुपचाप काम पर लगो। और काका आप चलो मेरे साथ जरा। मधु की बातें गोविंद के दिलो दिमाग पर असर करती हैं और वो किशोर को लेकर अपने एक बहुत अच्छे आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाता है, जहां वो पहले उसकी आंखें चेक करवाता है और फिर उसके लिए 2 चश्मे बनवाता है। कुछ देर इंतजार करके गोविंद को वो दोनों चश्मे बनकर मिल जाते हैं, जिसके बाद वो काका को चश्मे देते हुए बोलता है, काका मुझे माफ कर दो। मैंने इतने सालों से आपको इतने कम वेतन पर रखा है, ये जानते हुए भी कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे मेरी गलती सुधारने का मौका दो। ये चश्मे मेरी तरफ से हैं। 2 चश्मे इसलिए कि कभी गलती से एक टूट जाए तो आप दूसरे का इस्तेमाल कर लें। और मैं अब से आपका वेतन भी बढ़ा रहा हूँ। बेटा इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी आपको। मुझ गरीब का तो उस वेतन में भी गुजारा हो ही जाता है ना। अरे अब आप सिर्फ गुजारा नहीं करोगे, अच्छे से जिंदगी भी जियोगे। प्लीज काका, मना मत करो। गोविंद की प्रार्थना को किशोर अस्वीकार नहीं कर पाता और दोनों चश्मे रख लेता है। घर जाने पर जब विमला किशोर की आंखों पर नया चश्मा देखती है तो बहुत खुश होती है और अगले दिन फैक्ट्री में किशोर के मुंह से गोविंद के किए के बारे में सुनकर सब गोविंद में आए बदलाव को बहुत सराहते हैं और अंत में गरीब का टूटा चश्मा आखिरकार नए चश्मे में बदल ही जाता है।